हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है बायो साइंस के ऊपर। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। ये 3 प्रश्न हम यहाँ पे लाए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को समझ में आए। अब चीज़ों को समझिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, रटिएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देता हूँ उस पर जाकर वहाँ भी आपको टोटल इसी प्रकार से पूरा लाइन में लिखा रहेगा, जाके आप पढ़ सकते हैं वहाँ, और फिर वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आप यहाँ भी हमें सुन लीजिए, उसके बाद जाएंगे वहाँ कि लिंक पर क्लिक करके वहाँ इसी चीज़ को जो है लाइन से पूरा लिखा रहेगा उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर कभी आप कंफ्यूज होंगे तो पढ़ लेंगे। तो ये सारे चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बायो साइंस का है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन है स्पेकुला बोन। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेकुला बोन के बारे में। तो स्पेकुला बोन होता कैसा है, कहाँ होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्पेकुला जो बोन होता है यह बड़ी होता है, चौड़ी होता है और तिकोनी एवं चपटी अस्थि है। मतलब यह फ्लैट अस्थि होता है, यह चौड़ा तिकोना। स्पेकुला बोन जो होता है बड़ा होता है, चौड़ा भी होता है और तिकोना भी होता है और चपटा अस्थि भी होता है। क्या है, ये बोन है, हड्डी है जो स्कंद मेखला सोल्जर गिर्डल का हिस्सा बनाती है। मतलब यह क्या करता है, जो हमारा सोल्जर है, जो कंधा है हमारा, उसके गिर्डल का, उसके जो हिस्सा होता है उसको ये बनाने का काम करता है। तो चीज़ों क्या समझ गए कि स्पेकुला बोन एक प्रकार से बड़ी, चौड़ी, त्रिकोणी और चपटी अस्थि है जो सोल्जर गिर्डल है, जो स्कंद मेखला का एक हिस्सा बनाता है। अब स्कंद मेखला होता क्या है, तो इसी चीज़ को तो चलिए हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं फिगर में। देखिए इस दोनों में देखिएगा, इधर ए स्पेकुला है, ए वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पीला वाला, इसमें जो पार्ट है ए वाला पार्ट, यही आपका तो क्या है, स्पेकुला होता है। यही तो आपका स्पेकुला होता है। यही वाला जो पीछे वाला प्लेट जैसे देख रहे हैं ना, तिकोना चौड़ा, यही आपका इस बारे वाला पिक्चर में देखिए, ये वाला जो पीला वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला पीला वाला, यही आपका क्या है, यही आपका चपटी, तिकोना और बड़ा स्पेकुला बोन है। यही पीछे होता है, देख सकते हैं ना। ये आपका क्या करता है, कंधा, मतलब जो होता है कंधा, उसके आसपास से नीचे जो होता है वही आपका क्या होता है, स्पेकुला बोन होता है। देख सकते हैं, यही स्पेकुला बोन है। ये वाला जो देख रहे हैं कॉलर बोन, इसको हम लोग क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। एस जो इसका शेप होता है ओवल शेप होता है, लेकिन साइज इसका एस का होता है। तो चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो यही चीज़ें हैं, तो ये समझ गए। और ए वाला क्लेविकल है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। ए वाला क्लेविकल पार्ट है, ए वाला पीछे रहता है, ये आगे नहीं रहता है। पीछे वाला आप लोग महसूस करते होइएगा कि दोनों साइड से, कंधा के नीचे पीछे जो है दोनों साइड से चौड़ा चौड़ा हड्डी रहता है, वही वाला क्या है, स्पेकुला होता है, जो आपका स्कंद मेखला का हिस्सा बनाता है। देख सकते हैं ना, एक कंधा है ऊपर से और नीचे से प्लेट नुमा पीछे की तरफ दोनों साइड में रहता है। पीछे है, ये भाग पीछे है, समझिए, कंधा के नीचे पीछे ये चीज़ है। यह वक्ष के पीछे की तरफ दूसरी से 7वीं पसली के ऊपर एवं मध्य में स्थित रहता है। मैंने क्या बताया, देखिए यह क्या है, वक्ष के पीछे, मतलब जो चेस्ट है उसके क्या होता है, यह पीछे होता है। तो मैंने क्या यही बताया, तो ये पीछे होता है। दोनों आप लोग महसूस भी करते होइएगा कि पीछे चौड़ा चौड़ा कंधा के नीचे आपके चेस्ट के जो पीछे वाला पीठ के जो आसपास है, ऊपर में गर्दन से नीचे, वही भाग दोनों साइड से जो होता है स्पेकुला होता है, जो आपको कंधा के साइड से क्या करता है, नीचे से हिस्सा बनता है। तो यही कहता है कि यह जो है वक्ष के तरफ से दूसरी से 7वीं पसली के ऊपर, देखिए ये जो होता है ना, ये दूसरी पसली के, देखिए यहाँ पे दूसरी पसली है ना, ये वाला यहाँ से देख रहे हैं, दोनों में दूसरा से स्टार्ट है ना, दूसरा से, वही कहता है दूसरी से 7वीं पसली के ऊपर। मतलब ये जो दूसरी से लेकर और 7वीं पसली के ऊपर तक जो है ये होता है, एवं मध्य में स्थित रहता है। एवं क्या होता है, ये मध्य में स्थित होता है। सबसे पहले जब समझिए कि यह वक्ष के पीछे होता है, और यह जो है दूसरी पसली, ये सब पसली है, पसली, ये जो चेस्ट की हड्डी होता है वो पसली जो होता है, तो ये दूसरी पसली से शुरू होता है और 7वें पसली के ऊपर तक बीच में मध्य में रहता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लिए रहता है, परंतु पेशियों के द्वारा पसलियों से अलग होता है। परंतु ये क्या होता है कि पेशिया जो होता है, पेशिया के द्वारा पसलियों से अलग होता है। बट होता यह है कि
ये तो आगे वाला पसली तो आगे ना रहता है, चेस्ट को जो फेफड़ा को कवर करके ऊपर से करता है, तो ये क्या होता है, ये पसली तो ऊपर होता है, ये जो पसली होता है जिसको हम लोग चेस्ट की हड्डी बोलते हैं ना, उसी प्रकार समझिए। तो ये जो पसली होता है, ये पसली तो फ्रंट में है, आगे में है शरीर के, और ये कहाँ है, ये नीचे है। तो ये नीचे है तो ये क्या करता है, इसको और इसको से अलग कौन करता है, तो यह पेशिया के द्वारा जो है पसली से इससे अलग होता है। कौन अलग होता है, स्पेकुला जो है पेशियों के द्वारा इस पसलिया से अलग होता है। तो चीज़ों को समझ गए कि यह दूसरा पसली से लेकर 7वीं पसली के ऊपर और बीच में स्थित होता है। कौन, ये स्पेकुला। और जब ये स्पेकुला इस पसली से अलग होता है तो ये पेशियों के द्वारा अलग होता है। चीज़ों को समझ गए बहुत आसानी से। अब चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसके 2 सतह होते हैं, एक सतह पीछे की ओर डोर्सल तथा दूसरी आगे वाली सतह को कोस्टल या वेंट्रल कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, इसमें 2 सतह होता है, एक तो जो हमारा पीठ के साइड से है वो होगा, और एक होगा उसके अंदर जो एक होगा ए साइड, और एक इसके पीछे वाला साइड होगा। एक तो ये अंदर वाला साइड होगा जो पसली के जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होगा, और एक होगा जो ये बाहर होगा, मतलब स्पेकुला के बाहर होगा। तो ये जो वही चीज़ें कहा गया है कि इसमें 2 भाग होता है, 2 सतह होता है। पीछे वाला जो सतह होता है, जो पीठ के पीछे के साइड होता है, उसे डोर्सल बोलते हैं, और दूसरी जो फ्रंट साइड होता है जो शरीर के अंदर की तरफ होगा वो होगा कोस्ट्रल, या इसी को वेंट्रल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्पेकुला में कितने सतह होते हैं, तो 2 सतह। आगे की तरफ के सतह को क्या कहते हैं, डोर्सल कहते हैं, और पीछे की सतह को क्या बोलते हैं, देखिए पीछे की सतह को डोर्सल बोलते हैं और आगे की सतह को कोस्टल या वेंट्रल बोलते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अच्छा चीज़ है। कोस्टल पर एक गड्ढा होता है जिसको सब स्केपुलर फॉसा कहते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल जो होता है ना, कोस्टल मीन्स क्या चीज़, आगे वाला भाग, आगे वाला जो शरीर के तरफ रहता है, शरीर के अंदर की तरफ। तो जो कोस्टल आगे वाला इसका जो सतह है उस पर एक गड्ढा होता है, और उसी गड्ढा को सब स्पेकुलर फॉसा कहते हैं। याद रखिएगा, सब स्केपुलर, सब लगा दीजिएगा और फॉसा लगा दीजिएगा, और स्पेकुलर से स्पेकुलर बन गया है। तो जो गड्ढा होता है कोस्टल पार्ट पर, उसको सब स्केपुलर फॉसा कहते हैं। चीज़ों को मतलब जो शरीर के अंदर वाला इसका 2 सतह है ना, डोर्सल और कोस्टल या वेंट्रल। तो जो अंदर वाला आगे वाला जो भाग है जो शरीर के अंदर में है, तो उस वाले भाग को जो है उस वाले सतह को क्या बोलते हैं, सब स्केपुलर फॉसा। और इसके पीछे वाले भाग जो हमारे जो पीठ है उसके साइड से होगा, तो पीछे वाले डोर्सल सतह पर एक उभरी हुई किनारी सी होती है, रिज, जिसको स्पेकुलर स्पाइना कहते हैं। अब ये चीज़ को समझिए कि आप लोग देखते होइएगा, आपके दोनों कंधे के नीचे पीछे से उभार रहता है ना, हल्का हल्का, तो वही होता है स्केपुलर स्पाइना। और ये क्या करता है, ये जो होता है दोनों साइड से, आपके कंधे के नीचे दोनों साइड से जो उभार रहता है ना, वो स्केपुला का डोर्सल सतह रहता है, मतलब पीछे का सतह रहता है, और यह उभार होता है, उभरी हुई होता है। लेकिन आगे वाला जो सतह होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ गड्ढा होता है, जिसको स्केपुलर फोसा बोलते हैं। और जो पीछे वाला जो सतह है उस पर जो किनारी उभरी हुई रहता है उसको हम लोग स्केपुलर स्पाइना बोलते हैं। तो याद करना बहुत आसान है कि आगे वाला गड्ढे हुए भाग को सब स्केपुलर फॉसा, और इसको इसको सीधा स्केपुलर स्पाइना बोलते हैं। तो या इस चीज़ से याद रखिएगा कि जो हमारा स्पाइन है कहीं ना कहीं वो क्या है, पीछे की साइड में ही है। तो उसी प्रकार से स्केपुलर स्पाइना इसको नाम भी दिया गया है, जो कि पीछे है। तो दोनों चीज़ें याद हो गया। अब देखिए, इतना सही से 10 मिनट वीडियो पर ले लिए, अब आपको इतना अच्छा से हमें नहीं लगता कि कोई समझा पाएगा। अब इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको देखते हैं। 5 नंबर में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, यह स्पाइन स्पेकुला अस्थि सुस्पाइन फॉसा तथा इन स्फ्राइन फॉसा की सीमा पर स्थित होता है। जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, यह स्पाइन स्केपुला अस्थि के, देखिए जो हम लोग अभी क्या पढ़े यहाँ पे देखिए, स्केपुलर स्पाइना कहते हैं ना, तो यही जो स्पाइन है ना, यही जो स्पाइन है, तो ये जो स्पाइन है स्केपुला अस्थि के सुस्पाइनस फॉसा तथा इन स्पाइनस फॉसा की सीमा पर स्थित होता है। मतलब जो स्पाइन है हमारा, या किसी के बॉडी का जो स्पाइन होता है, वो स्केपुला जो अस्थि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, उस स्केपुला अस्थि के सुप्रा स्पाइन्स फॉसा तथा इन्फ्रा स्पाइन फॉसा की सीमा पर होता है। मतलब सीधा समझिए कि जो स्पाइन होता है बॉडी का, वो स्पेकुला हड्डी है ना, स्पेकुला जो बन है उसके सुस्पाइन्स फॉसा और इन्फ्रा स्पाइन्स फॉसा की सीमा पर होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अतः यह ही स्पाइन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब यही जो स्पाइन है, कौन सा, यही जो हमारा स्पाइन होता है, ये दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। किससे अलग करता है, तो क्या होता है आप लोग जानते हैं कि हमारे जो स्पेकुला है, ये एक साइड इस वाले कंधे के साइड होता है और एक साइड इस वाले कंधे के साइड होता है, और बीच में जो है स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ जो है हमारे हेड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यही कहता है कि यही स्पाइन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब इस वाले स्पेकुला को और इस वाले स्पेकुला को जो है यही हमारा स्पाइन क्या करता है, अलग करता है। तो चीज़ों को समझ गए। यह स्पाइन एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है। अब ये जो स्पाइन होता है क्या करता है, एक चपटा और चौड़ा नुकीला स्पाइन बनाता है, एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है तथा यहीं पर समाप्त हो जाती है, तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में संधिबंध होती है। मतलब देखिए यह जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन क्या करता है, एक चपटा तथा चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, और यह बनाने के बाद क्या करता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या करता है, बैकबोन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो हमारा स्पाइन होता है ना, तो ये वो स्पाइन क्या होता है, जो हमारा शोल्डर है, और शोल्डर जिस सीध में है, तो यहाँ मान गए गर्दन है, ये गर्दन है यहाँ, तो जो हमारा स्पाइनल होता है ये यहाँ पे आके क्लेविकल से क्या होता है, अस्थिबंध हो जाता है। क्लेविकल से के साथ में संधि बंद हो जाता है, मतलब क्लेविकल के साथ जुड़ जाता है। इससे ऊपर स्पाइनल होता है और इससे नीचे जो जब जाता है तो ये बैकबोन स्टार्ट होता है। तो यही चीज़ें होता है। तो समझ गए कि यह स्पाइन क्या करता है, चौड़ा नुकीला एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है तथा यहीं पर समाप्त हो जाता है, तथा इसी बिंदु पर यह क्लेविकल अस्थि के साथ में अस्थिबंध हो जाता है। क्लेविकल बोन कहिए या कॉलर बोन कहिए, तो यही चीज़ें होता है। तो उसी के साथ में क्या होता है, संधि बंद हो जाता है, मतलब ज्वाइंट हो जाता है। कौन, क्लेविकल, किसके साथ, क्लेविकल के साथ जो है स्पाइन यहीं पे आके एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है और यहीं पे समाप्त होने के साथ संधि बंद हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, स्पेकुला बोन को। अब चलिए हम चलते हैं ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए बार बार पूछा जाता है, ये माइक्रोबायोलॉजी का है। ऑटोक्लेव होता क्या है, इस विधि में अधिक दाब, उच्च ताप व आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो होता है ऑटोक्लेव, यह एक क्या है, प्रोसेस है, एक विधि है डिसइंफेक्शन, बीज संक्रमण करने का। इस विधि में अधिक दाब का उपयोग किया जाता है, उच्च ताप का उपयोग किया जाता है, व आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मतलब क्या होता है कि जो मतलब नमी से परे हो, नमी से हटके हो, वही होता है आर्द्रता। नम युक्त भाप का इस सब का यूज किया जाता है इस विधि में। तो वही कहता है इस विधि में अधिक दाब, उच्च ताप और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, जिससे बीज संक्रमण के लिए आवश्यक तापमान बना रहे। इसमें ऐसा टेक्निक का प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसमें अधिक दाब हो, उच्च ताप हो और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, जिससे बीज संक्रमण डिसइंफेक्शन करने के लिए आवश्यक जो तापमान चाहिए वो बना रहे। इसीलिए ये ऑटोक्लेव किया जाता है। एवं ऑटोक्लेव में पैक की गई वस्तुओं का शीघ्रता से भेदन हो सके, और जो ऑटोक्लेव में जो भी वस्तुओं को रखा जाता है उसको आसानी से जो है क्या करे, भेदन कर सके, मतलब उसको आसानी से जो है डिस्पोज कर सके, ऐसा ये होता है। मतलब जो भी वस्तु ऑटोक्लेव में बीज संक्रमण किया जाएगा उसको आसानी से जो है आप डिस्पोज कर सकते हैं, भेदन कर सकते हैं। तो यही होता है ऑटोक्लेव। ये 2 प्रकार लंब रूप ऑटोक्लेव और क्षैतिज ऑटोक्लेव के होते हैं। अब जो ऑटोक्लेव होता है 2 प्रकार के होता है, लिखिएगा ऑटोक्लेव के प्रकार 2 प्रकार, वर्टिकल ऑटोक्लेव और हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। लंबवत ऑटोक्लेव और क्षैतिज ऑटोक्लेव, 2 ऑटोक्लेव याद रखिएगा। प्रभावी बीज संक्रमण के लिए अंदर भाप इतना होना चाहिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, 151 BS प्रति इंच, या इसी को कहते हैं 1.05 kg प्रति सेंटीमीटर। इतना मतलब 1 सेंटीमीटर पर इतना जो है भाप बनना चाहिए, जो है इतना, मतलब समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जगह में इतना अगर भाप प्रति सेंटीमीटर बनता है तो उसके अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा। और भाप में तो जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा कितना होता है, जो किसी फायर से भी अधिक होता है। तो समझ सकते हैं कि अधिक दाब हो जाएगा और उच्च ताप भी हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर में, प्रति सेंटीमीटर में इतना केजी भाप अंदर रहेगा तो दबाव तो बनेगा ही, समझ सकते हैं।
एवं तापक्रम नियोजित किया गया है। प्रभावी विसंक्रमण के लिए अंदर जो भाप है वो इतना लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 1.05 kg प्रति सेंटीमीटर दबाव एवं तापक्रम नियोजित किया है। तो इतना जो है दबाव एवं तापक्रम किया जाता है। उसके बाद जो है यह तापक्रम लगभग जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखा जाता है। और यह जो तापक्रम जब एक बार कर लिया जाता है पूरा, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस तक बनाकर इसको कंटिन्यूअस रखा जाता है। कंटिन्यूअस मतलब हमको जब तक ज़रूरत हो विसंक्रमण करने के लिए तो इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। और विसंक्रमण तो जानते ही है कि किसी भी चीज़ को साफ़ करना, संक्रमण मुक्त करना, तो वही चीज़ें होता है। और इसमें बहुत सारा सामान वगैरह जो सर्जिकल वगैरह आता है उसको इसमें विसंक्रमण किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें समस्त सूक्ष्मजीव तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मानिए कोई अगर सर्जिकल इक्विपमेंट है उसको अगर साफ़ करना है, इसमें धारदार हथियार का साफ़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इसको किसी भी अगर दबाव में और क्या है उसमें हीट देंगे तो क्या होगा, उसके धारदार हथियार का धार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑटोक्लेविंग द्वारा ऊष्मा एवं नमी से नष्ट होने वाली वस्तुओं को छोड़कर समस्त वस्तुओं का विसंक्रमण किया जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऊष्मा और नमी से जो चीज़ नष्ट हो जाएगा वैसे वस्तुओं को जो है छोड़कर समस्त वस्तुओं का भी संक्रमण किया जाएगा। अब मानिए बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो नमी मिलते ही और ऊष्मा मिलते ही, हीट मिलते ही वह नष्ट हो जाता है, तो उसको तो करने से सीधा वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा उसके विसंक्रमण करने से? तो यही कहा गया है कि ऑटोक्लेविंग द्वारा वैसे चीज़ों को विसंक्रमण किया जाता है जो ऊष्मा और नमी को अपने अंदर सह सके, उसके अंदर सहने का क्षमता हो, प्रभाव नहीं पड़ता हो। जैसे रबर वगैरह का जो दस्ताना वगैरह बना होता है वो सब उतना नष्ट नहीं होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑटोक्लेव में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइप्स याद रखना नहीं है, टाइप्स 2 प्रकार के हमने बता दिया। यहाँ पे समझाने के लिए हम फिगर लाए हैं। फिगर देखिए यहाँ पे, देखिए ये सब क्या है, ये आपका देखिए ए लंबवत है, प्रेशर के कुकर के आकार का होता है। ए लंबवत है ऑटोक्लेव, ए क्षैतिज ऑटोक्लेव है, लंबवत ऑटोक्लेव है, ये भी लंबवत ऑटोक्लेव है, लंबवत ऑटोक्लेव है। तो ये सब चीज़ को आप लोग जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सॉरी, ए वाला देखिए ये यहाँ पर लेटा हुआ है तो ये हॉरिजेंटल है, ए वर्टिकल है, लंबवत है। तो सर देखिए देखिए लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेव। अब जो हॉस्पिटल होता है वहाँ भी ऑटोक्लेव इस प्रकार से होता है जहाँ पे बहुत सारे सर्जिकल सामान को जो है इक्विपमेंट को यहाँ पे डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि संक्रमण से दूर करना। संक्रमण अगर कोई चीज़ यूज किया गया हो तो उसमें हो सकता है संक्रमण वगैरह हो, सूक्ष्मजीव हो, तो उसे साफ करने के लिए ये ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए। तो ऑटोक्लेव समझ गए। ऑटोक्लेव का मेन चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि इसके अंदर जो भाप बनेगा, जो प्रेशर उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा, वो इतना होगा या इतना होगा। और इसका जो तापमान होगा वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बनाकर रखा जाता है ताकि कोई भी सामान उसमें रखे तो विसंक्रमण हो जाए। यही चीज़ें हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाक को या नासिका के बारे में। तो देखिए अगर जो लोग अगर एबल है नाक के चित्र बना सकते हैं तो नाक का चित्र बना दीजिएगा और नाक के बारे में लिख दीजिएगा, उसी को हम लोग नासिका भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है नासिका या नाक, नोज किसी पदार्थ की गंध का ज्ञान गैस अथवा वाष्प के रूप में नाक द्वारा किया जाता है। अब नाक जो होता है ना, नाक के द्वारा ही किसी पदार्थ का गंध, स्मेल या किसी चीज़ का ज्ञान और वाष्प के रूप में नाक द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो नाक होता है ना, नाक द्वारा किसी भी चीज़ का जो आप स्मेल करते हैं वो 2 ही तरीक़ा से होता है। या तो गैस के रूप में आपके स्मेल में जाएगा या कोई भाप बन के आएगा तो भी तो जो है आपके नाक में प्रवेश करेगा और उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यही 2 चीज़ में होता है, या तो गैस के रूप में या वाष्प के रूप में आपके नाक में स्मेल जाता है, ठोस के रूप में तो जाएगा नहीं। उसके बाद है गैस या वाष्प नाक के अंदर पहुंचकर म्यूकस में घुलकर घ्राण क्षेत्र कोशिका मतलब ऑल्फैक्टरी सेल्स को उद्दीपक करती है। और जो एल्फैक्टरी नर्व होता है, देखिए एक क्या होता है ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है कि यह स्मेल के लिए उपयुक्त होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व किसके लिए काम में आता है, तो आप लोग लिखिएगा ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल में आता है, स्मेल के लिए काम में आता है। उसी प्रकार से पूछेगा ऑडिटोरियो नर्व, तो जो ऑडिटोरी नर्व होता है ये नाम से स्पष्ट है, ऑडी मीन्स क्या चीज़, सुनना। तो जो ऑडिटरी होता है वो सुनने में काम आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे नर्व हैं जो अलग अलग एक खास काम में आता है और वो हमारे शरीर को, नर्व क्या करता है, हमारे शरीर को जो है वो
चीज़ें को संदेश देता है कि हाँ जैसे कोई चीज़ हम नाक से क्या किए, सूंघे, स्मेल किए, स्मेल पर कैसा हमारे नाक में उसका गंध आ रहा है, नाक से ही पता चलता है ना। तो ये कौन हमारे दिमाग को बताता है कि हाँ ये कैसा गंध आ रहा है, तो ये ओल्फैक्टरी नर्व भी है जो स्मेल को पहचानने का कार्य करता है, स्मेल का कार्य करता है। नाक तो एक सिर्फ रास्ता है बनाया गया, लेकिन ओल्फैक्टरी जो नर्व है, ओल्फैक्टरी यही है, ओल्फैक्टरी जो सेल्स होता है या ये नर्व भी जो होता है, ये क्या करता है हमारे दिमाग में बताता है कि ओ ये मिठाई का सुगंध है, ओ बताता है ये फूल का सुगंध है। तो वही नर्व क्या करता है, नर्व सभी चीज़ों को आपको दिमाग में संदेश को इकट्ठा करता है सभी जगह से लाकर, तो वही होता है। तो नासिका क्या है, तो नासिका किसी पदार्थ का गंध जो है, ज्ञान जो है वो क्या करता है, गैस या वाष्प के द्वारा नाक में किया जाता है। अब जो ये गैस जो वाष्प होता है नाक के अंदर पहुंचकर क्या करता है, तो नाक में म्यूकस होता है। देखिए नाक में एक आपका म्यूकस होता है, मतलब जो हमारे नाक से निकलता है ना, नाक से देखते होइएगा बहुत सारा चीज़ें निकलता है, तो घुलकर घ्राण क्षेत्र की कोशिका ओल्फैक्टरी सेल को उद्दीपक करती है। अब ये क्या करता है, हमारे ये जो गैस जो भी चीज़ें हम सूंघते हैं वो वाष्प या गैस के रूप में हमारे नाक में पहुंचता है, और वहाँ पे जो म्यूकस जो होता है उसमें घुल जाता है, और घुलने के साथ ही यह जो ओल्फैक्टरी सेल है उसको उद्दीपक करता है, और उद्दीपक करने के साथ में हमको पता चल जाता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को सीधा ओल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, संदेश पहुँचा देता है कि ओ मीट बन रहा है, ओ बहुत सुगंधित सब्जी बन रहा है, ओ ये ज़बरदस्त फूल है। तो आदमी को तुरंत क्या होता है, संदेश आता है, और आदमी पहचान लेता है कि ओ ये फलान चीज़ है। तो वही चीज़ें यहाँ पे होता है। उद्दीपक, उद्दीपक मतलब क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाना, तुरंत उसके प्रति एक्टिव हो जाना, और वो बता देगा कि वो संदेश पहुँचा देगा कि वो ऐसा चीज़ है। तो यही चीज़ होता है, ये जो गैस और वाष्प होता है नाक में पहुंचकर म्यूकस में घुलता है, और जो ओल्फैक्टरी सेल होता है, जो ओल्फैक्टरी जो घ्राण क्षेत्र की कोशिका है उसमें उद्दीपन लाता है, और वही उद्दीपन क्या करता है, हमें बताता है कि इसका सुगंध कैसा है। ये चीज़ को समझ गए। नाक के अंदर वाला भाग श्लेष्मक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आच्छादित होता है। अब नाक का जो अंदर भाग होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखते हुइएगा कि अगर वो थोड़ा सूखा अगर पड़ने लगेगा तो उसमें जो है पपड़ी वगैरह पड़ने लगता है, और उसको अगर आप हटाते हैं तो उसमें ब्लड आने लगता है। तो वही कहता है कि नाक के अंदर वाला भाग श्लेष्मक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आच्छादित होता है, मतलब ढका होता है। नाक का जो अंदर वाला भाग होता है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो म्यूकस निकलता है ना उसमें से जो पदार्थ द्रव्य निकलता है उसके ही मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, जिससे विशेष प्रकार का स्राव निकलकर नाक की दीवारों को नम रखता है। मैंने क्या बताया कि ये म्यूकस जो होता है यह एक प्रकार से द्रव है। आप लोग समझते होंगे नाक से क्या निकलता है, तो ये क्या करता है, जब निकलता है ना तो हमारे नाक को नमी देता है, जिससे नाक जो होता है हमेशा भीगा रहता है, सूखता नहीं है, हल्का न हल्का नमी बना रहता है। अगर पूर्ण तरीक़ा से आपके नाक का जो मेम्ब्रेन होगा, जो झिल्ली होगा वो सूख जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें चीज़ें जम जाएगा, और उसको अगर थोड़ा दिक्कत होगा तो क्या होगा, उससे ब्लड आने लगता है। तो ही कहता है कि जिससे विशेष प्रकार का स्राव निकलकर नाक की दीवारों को नम रखता है। किससे स्राव निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस मेम्ब्रेन से ही म्यूकस निकलता है और वो दीवार को, नाक की दीवारों को नमी बना के रखता है। घ्राण तंत्रिकाओं वही है सूत्रांत नर्व इंड्स इस श्लेष्मक झिल्ली में फैले होते हैं। अब जो हमारा घ्राण तंत्रिका वही मैंने बताया, ओल्फैक्टरी जो नर्व होता है ये नर्व इंड्स इस श्लेष्मक झिल्ली में फैली होती है। मतलब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस को स्राव करता है और नाक को नमी बना के रखता है, ये क्या करता है कि ये जो है आपको ये मिला हुआ रहता है। ये जो आपका मैंने बताया ना कि ओल्फैक्टरी नर्व जो है हमारे दिमाग को सीधा क्या करता है, संदेश देता है कि ओ हमें ये चीज़ का सुगंध लग रहा है, तुरंत पता चलता है। तो ये जो ओल्फैक्टरी नर्व जो होता है इसी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में फैला होता है, नर्व इंड में रहता है, ताकि कुछ भी सुगंध इस म्यूकस में मिले तो तुरंत पता चलता है। चीज़ों को समझ गए। नाक में सूंघ लेने पर गैस या वाष्प जो है नाक के स्थानीय स्राव में घुलता है। मतलब स्थानीय स्राव का मतलब क्या, म्यूकस में घुलता है, तथा घ्राण क्षेत्र की कोशिकाओं के उद्दीपक आवेग पहले घ्राण बल्ब में फिर घ्राण मार्ग से मस्तिष्क के घ्राण क्षेत्र में पहुंचते हैं। मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ आप सूंघे, कोई भी चीज़ें आपके अंदर सूंघ से गया, वो गैस या वाष्प हो जो नाक में गया, वहाँ पे जाने के बाद होता यह है कि जो घ्राण क्षेत्र का कोशिका है, जो ओल्फैक्टरी सेल है, वो क्या होता है तुरंत हमें रिएक्ट करता है, बताता है, म्यूकस में घुलता है। क्योंकि ये जो ओल्फैक्टरी नर्व होता है वहाँ पे झिल्ली में जो झिल्ली है म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे तो ये मिला हुआ है, नर्व इंड में यहाँ पे फैला रहता है, इसके साथ में सब एक दूसरे से मिला रहता है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो घ्राण तंत्रिका है अल्फा
ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो क्या करता है, जैसे ही हम किसी चीज़ को वाष्प या गैस के थ्रू सूंघ लेते हैं तो क्या करता है, सीधा जाके म्यूकस में मिलता है, क्योंकि म्यूकस में ही ये घ्राण तंत्रिका का इंड होता है, सूत्रांत होता है। और वहाँ पे मिलने से तुरंत क्या करता है कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व का जो कोशिका है वो सीधा हमारे दिमाग को आवेग पहुँचाता है, मतलब संदेश पहुँचाता है। और संदेश पहुंचाने के साथ ही क्या होता है कि तुरंत हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि वो ये चीज़ का फलाने चीज़ का सुगंध है। वही कहता है कि उद्दीपक आवेग पहले घ्राण बल्ब में, फिर घ्राण मार्ग से मस्तिष्क के घ्राण क्षेत्र में पहुंचते हैं। देखिए ये घ्राण लिखा हुआ है ना, ये घ्राण ऑल्फैक्टरी होता है। ऑल्फैक्टरी एक प्रकार से नर्व है जो हमारे स्मेल के लिए उत्तरदायी होता है। स्मेल को पहचानने के लिए मस्तिष्क को बताता है कि हाँ इस प्रकार से सुगंध है, इसका ये सुगंध है। तो घ्राण मार्ग के क्या है, ऑल्फैक्टरी मार्ग या ऑल्फैक्टरी नर्व, यही सब चीज़ों का इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस है, रोल है स्मेल में, नाक में। तो यही है, पहुँचते हैं जहाँ पर विश्लेषण द्वारा गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ पे क्या होता है, विश्लेषण द्वारा जो है वो क्या होता है, गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं इस पे। देखिए नाक क्या है, तो नाक गैस या वाष्प के द्वारा हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, नाक से ज्ञान प्राप्ति होता है कि हाँ इसका सुगंध कैसा क्या है। तो ये चीज़ होता है। नाक के अंदर क्या होता है, विभिन्न नाक के हमारे अंदर जो है श्लेष्मक पाया जाता है, श्लेष्मक झिल्ली होता है जो क्या करता है, ऑल्फैक्टरी को सेल जो है उसके नर्व इंड्स मतलब यहाँ पे सूत्रांत में मिला हुआ रहता है। और जो श्लेष्मक झिल्ली है उससे जो श्लेष्मा स्रावित होता है, जो द्रव स्रावित होता है हमारे नाक से, वो क्या करता है, वो हमारे नाक को नमी बना के रखता है, जिससे वह सूखने के लिए और ब्लडिंग होने से बचाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि जब ये चीज़ें हो जाता है तो वो ये सब चीज़ें होने के बाद क्या करता है, जब भी नाक से हम किसी चीज़ को सूंघते हैं तो सूंघने के बाद जब वो वाष्प या गैस के रूप में होता है, सूंघने के बाद क्या होता है, वो हमारे ऑल्फैक्टरी जो फील्ड है जहाँ पे ऑल्फैक्टरी सेल्स है वो क्या करता है, उसमें जाता है सूंघा हुआ चीज़, और वो ऑल्फैक्टरी सेल्स मतलब जो घ्राण कोशिका है वो तुरंत क्या करता है, तुरंत जो है उस घ्राण मार्ग में पहुँचाता है, मीन्स ऑल्फैक्टरी नर्व्स के मार्ग में, रास्ता में पहुँचाता है मस्तिष्क को संदेश पहुंचाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें जो है हमने सूंघा है, बताइए किस चीज़ का है। तो मस्तिष्क को तुरंत पता लगता है कि वो फलाने चीज़ का सुगंध है, तो वो मार्ग से होते हुए मस्तिष्क में जाता है और फिर वहाँ पर एक ऑल्फैक्टरी नर्व होता है जो ये बताता है कि हाँ ये चीज़ों का एक गंध है, उसका विश्लेषण कर पाते हैं और फिर उसका ज्ञान हो पाता है। तो ये सब चीज़ें है चंद सेकेंडों के लिए चलता है, लेकिन हमारा शरीर जो है इस प्रकार से काम करता है, नाक इस प्रकार से काम करता है। तो चीज़ों को समझ गए। आपको इसमें 2-3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा नाक में। एक तो आपको म्यूकस याद रखना पड़ेगा जो नाक से द्रव के रूप में निकलता है। तो वो कहाँ से निकलता है नाक में, वो श्लेष्मक झिल्ली से निकलता है। और नाक के अंदर जो है यही श्लेष्मक झिल्ली क्या करता है, नाक के अंदर वाले भाग को ढक कर रखता है ताकि वो आसानी से क्या हो सके, नमी बना रहे। और आपको याद रखना पड़ेगा एक ऑल्फैक्टरी सेल याद रखना पड़ेगा और एक ऑल्फैक्टरी नर्व्स याद रखना पड़ेगा। और जो है वही सब चीज़ें याद रखिएगा तो आप चीज़ों को लिख देंगे। तो यही वीडियो था, यहाँ पे मिलते हैं, लास्ट करते हैं वीडियो को। चीज़ों को समझ गए होंगे तो समझ गए हैं, वरना 1-2 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। इतना आसान हमें नहीं लगता कि कोई इतना टाइम देकर आपको समझा पाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।